अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, तब्दीली के 2 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की तरफ से आवाम की फलाह बहबूद, मुल्क के अंदरूनी और खारजी उमूर से मुताल्लिक एक मुफस्सिल और जामे इंटरव्यू दिया है। गो कि उन्होंने मईशत को दरपेश चैलेंजेस से लेकर खारजा पॉलिसी से मुतालिक बातचीत की, लेकिन हम अपने आज के प्रोग्राम में उनकी गुफ्तगू के 2 ऐसे अहम सब्जेक्ट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हैं, और वो इसलिए क्योंकि मुल्क के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अवाम को जो मसाइल दरपेश हैं उस पर उनका ताज़ा बयान कितना मानी खेज है, हम इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इसी इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा जो कि जुड़ा है मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला से, जिसमें वो एक बार फिर अपने लगाए गए वज़ीर आला पर भरपूर एतमाद को जाहिर करते हुए दिखाई दिए। वो बयान हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर सुनाएंगे कि उन्होंने बुज़दार साहब पर किस तरह से अपने एतमाद को एक बार फिर से जाहिर किया, और सवाल आपके सामने रखेंगे कि क्या वो बुज़दार साहब का बेजा दफा कर रहे हैं या वाकई उनका इंतखाब बेहतरीन रहा है। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में शामिल करेंगे कोरोना के मामले पर आलमी इदारा सेहत के दूसरे मरहले की वार्निंग और उससे जुड़ा विफाक और सूबाई सतह पर तालीमी इदारों को खोलने का फैसला। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर बेग चौथाई साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। NBC, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार आयशा बख्श साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आयशा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद होंगी तज्ज़ियाकार जुनैरा अज़हर साहिबा भी, और शामिल गुफ्तगू होंगे एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहबी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू के हवाले से, जिसमें उन्होंने कराची के आवाम के हवाले से बात की है, उनके मसाइल के हवाले से बात की है। बताया है कि उन्हें वहाँ के लोगों की तकालीफ को देखकर दुख महसूस होता है। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए उनकी ज़बान। हमने सिंध के अवाम के लिए पैसे एलोकेट कर रहे हैं। कराची का जो मेन मसला है, सिंध का जो मेन मसला है, वो साफ पानी के फराहमी के हवाले से उस पर भी गौर फिक्र हमारा जारी है। कोशिश कर रहे हैं कि अब अवाम तक समरात पहुँचे। मतलब 2 साल के अंदर जो थी और कराची के अवाम ढूंढते थे PTI के रहनुमाओं को कि कहाँ है वो, कौन उनकी दादरसी करेगा। उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि आइंदा अब प्राइम मिनिस्टर बात करें तो ज़रूर कुछ होगा। लेकिन नासिर बेग चौथाई साहब, क्या कराची के अवाम इमरान खान और PTI से उम्मीदें लगाएं? क्यों ना लगाएं, बिल्कुल लगाना चाहिए। उन्होंने वोट दिया है उनको यार, मुंतखब किया है उनको, और पुराने ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात, ख़ानदानी ताल्लुकात तोड़कर उनको वोट देने गए थे, वो उनका इंतखाब किया है। तो तवक्कुआत जो हैं, तो जब तवक्कुई उठ गई गालिब की, जिसे गिला करे कोई, तो अब गिला भी लोग नहीं कर रहे हैं, अब लोग हंसते हैं सिर्फ। मतलब कुछ MPs से अगर आप पूछें तो अपने हलकों में पहली बार गए, इंतखाब के बाद पहली बार गए, तो वो किस तरह इस्तकबाल हुआ वो खुद ही बताएंगे, मैंने बताऊंगा आपको। इसी तरह MQ वाले हैं, वो एक बच्ची हैदराबाद में गटर में गिर के मर गई। गटर का ढक्कन हटाया गया था ताकि पानी जो है वो गटर में चला जाए, जो होता है हमारे यहाँ आमतौर से, और उसमें गिर के बच्ची मर गई। तो MQM का चेयरमैन गया यूनियन काउंसिल का, उसका किस तरह इस्तकबाल हुआ। तो आवाम तो अब बड़े ज़बरदस्त मूड के अंदर है, आवाम तो अब पिटाई करने के मूड में है। तो अब ये वक्त वो आ गया है कि बहुत दबाव था प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, MNS का और MPs का, PTI के जो कराची ताल्लुक़ रखते हैं, कि भाई कुछ करें हमारे लिए। वादे, कितने वादे आपने किए थे, कितने वादे आपने, 164 बिलियन के वादे, K4 का वादा, फिर ग्रीन लाइन को मुकम्मल करने का वादा, ये सारे वादे आपने किए, और इन वादों को भी 24 महीने 23 हो चुके हैं और ये वादे पूरे नहीं हुए। कम से कम जो ग्रीन लाइन था वो पूरा कर देते तक, ताकि पानी नहीं भरता कराची के अंदर, कराची के इन इलाकों के अंदर। लेकिन अब बहुत बेहतर हुआ है, आज जो फैसला हुआ है मैं उसको बहुत अच्छा समझ रहा हूँ कि सबकी अनाओं को एक तरफ रख कर, और उसका हल यही है कि सबकी अनाओं को एक तरफ रख कर एक कमेटी फॉर्म की गई है। जो पहले एडवाइजरी कमेटी थी, उस पर चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया कि हमें एडवाइजरी कमेटी नहीं चाहिए, ये अब मुशावरती कमेटी होगी, इसमें सब होंगे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर एक फ़ोन के बाद इस्लामाबाद परवास कर गए कि आइए हम बात कर लेते हैं। तो अब इसमें K4 भी है, पानी का मसला भी है, इसमें सफाई का मसला भी है, इसमें गंदे नालों का मसला भी है। और जो मैं बार बार आपसे कहता था कि इंक्रोचमेंट, उसका मसला भी है। असद उमर ने उस पर ख़ास तौर से बात की है कि ये बड़ा संगीन मसला है, इसको हमें करना होगा। साथ ही साथ जो निकास है आपका मसला है, जो समुद्र में पानी गिरने का मसला है वो है,
और ट्रांसपोर्ट का मसला है, एक बड़ा मसला हमारा ट्रांसपोर्ट का है। और वो ये कहते हैं कि हम इस पर बात करेंगे, मिल के बैठेंगे, और मिल के बैठने के बाद हम एक इसका ब्रिज, ये कमेटी की ब्रिज होगी कि क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, कितने पैसे चाहिए, और वफाक जो है वो पैसे फराहम करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो तय हो गई है। मैं इसमें एक बात का इजाफा करूँगा कि गवर्नर और अटॉर्नी जनरल के बयान के बाद जो गलतफहमी पैदा हुई थी कि वफाक टेक ओवर कर रहा है, उस पर हंगामा भी हुआ, बलवा भी हुआ, इलालात भी हुए, वो आज दूर हो गई है कि ये इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ कराची की तरक्की से है, कराची को बेहतर बनाने से है, सफाई से है, और इसमें फंडिंग वफाक करेगा। इतनी सी बात थी। इस पर मशवरे होंगे, और ज़ाहिर जब मशवरे होंगे तो अच्छे आइडियाज़ आएंगे। PTI वाले भी जानते हैं कराची के मसले क्या है। अमीर, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कराची के मसाइल देखकर दुख होता है, तकलीफ होती है। मैंने देखा है 50 बरसों में कराची कैसा था। हम जिन उम्मीदों की बात कर रहे हैं, जब कराची के अवाम ने वोट दिया तो 2 साल पहले उम्मीदें लगाई। इस बार 2 साल मुकम्मल होने के बाद वही उम्मीदें लगा सकते हैं? देखिए, हम एक बड़ा डायकोटोमिस किस्म की सूरत हाल रखते हैं लोगों के सामने। कराची के जो मसले हैं वो मसले हैं जिसका ताल्लुक सूबाई हुकूमत से है, जिसका ताल्लुक बल्दियाती हुकूमत से है। सिवाय उन चंद महदूद इलाकों के या मुख्तसर इलाकों के जो वफाकी इदारों के मातहत, या वो जो टेरिटरी है जहाँ पे वफाकी इदारों का अमल दखल है, जैसे पोर्ट का इलाका, चुगताई साहब बेहतर बता सकते हैं इस बारे में। बाकी सारा कराची जो है वो सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और बल्दियाती इदारों की ज़िम्मेदारी है। हमें थोड़ा लिहाज का और मसलहत का लिबादा उतारना पड़ेगा। अब बात बहुत आगे बढ़ गई और हमें कौम को सच बताना पड़ेगा। 1972 से लेकर 1977 तक पीपल्स पार्टी के पास थी वजारत आला, और 2 इनके वज़ीर आला आए थे। फिर 1988 से लेकर 1990 तक थी पीपल्स पार्टी के पास वजारत आला। फिर 1993 से लेकर 1996 तक थी पीपल्स पार्टी के पास वजारत आला। ये बन गया 10 साल। अब 2008 से लेकर अब तक 12 साल, तो 22 साल जिस पार्टी की वजारत आला है, हम उसको तो तख्ता मश्क नहीं बना रहे हैं। हम उसको तख्ता मश्क बनाना शुरू कर देंगे जो 2 साल से आके बैठा है, जिसकी वहां पे हुकूमत भी नहीं है। सिर्फ MNA होना, इसका मतलब है कि जो मैंने डायकोटोमी की बात की, डायकोटोमी क्या है कि MNA का काम नहीं है कि वो जाके डेवलपमेंट वर्क करवाए। अब हम MNA से कह रहे, एक तरफ हम अगर एक तरफ वज़ीर आज़म MNAs को फंड दे तो हम कहेंगे कि वज़ीर आज़म MNAs को फंड दे रहा है, ये तो कहता था फंड नहीं देने चाहिए। दूसरी तरफ हम उसी से कह रहे हैं कि भाई इनको फंड दो, जाके काम करवाएं। भाई वो काहे को काम करवाएं? हाँ, वो काम करवाए बिल्कुल, लेकिन पहले तो वो लोग आके नाक से लकीरें खींचे ना जिनकी 22 साल से हुकूमत है, उनको हम सब कासूला माफ कर दें। और जो जिसकी 2 साल से हुकूमत है वो भी वफाक में, सिंध में है भी नहीं, और बल्दियाती हुकूमत भी सिंध में नहीं है कराची के अंदर, उसको हम कहें कि चल भाई कान से पकड़, कान मरोड़ के, आम ट्विस्ट नहीं करके चल भाई जाके वहां पे नाले और गटर साफ कर और फलानी जो है वो कचरा उठा, छप्पड़ साफ कर। ये सबसे पहले तो हमें लोगों को एक चीज क्लियर करनी चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी। अब जहां तक आपका सवाल है कि जी संजीदा है, यानी तो संजीदा तो बिल्कुल नहीं है वज़ीर आज़म। वो जिस तरह और बहुत सारे मामला में संजीदा नहीं है, तो वो कराची के मामले में भी संजीदा नहीं है। आज भी जो स्टेटमेंट आपने पढ़ के सुना कि जी हम अब कर रहे हैं, हम करेंगे, ये बात वो पहले महीने में भी उन्होंने ये बात कही थी, दूसरे महीने में भी हम करेंगे। तो वो जो आपका करेंगे वाला फेज है वो कब शुरू होगा जाके? वो 5वें साल में शुरू होगा कहीं जाके। तीसरी बात ये कि अगर इमरान खान आज काम करना भी चाहे ना कराची के अंदर, हम सब यहीं बैठे हुए हैं, हम 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 के 6 को लीजिएगा स्क्रीन पे, अगर वो करना भी चाहेंगे तो पीपल्स पार्टी नहीं करने देगी। क्या हम नहीं जानते पीपल्स पार्टी की तरह सियासत को? वो किसी भी सूरत में क्रेडिट वो ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। वो क्रेडिट किसी भी तौर पे किसी को नहीं लेने देंगे। लिहाजा कोई करने की कोशिश भी करेगा तो वो रखने डालेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब को बेहतर यह है कि वो अब जहां पे उनकी इस वक्त हुकूमत है, जहां के लोगों को उन्होंने ज्यादा जवाब देना, जहां उनकी सूबाई हुकूमतें हैं, वो पहले उनके हालात ठीक करें। उनके हालात ठीक हो नहीं रहे हैं, पंजाब का बेड़ा गर्क हो रहा है, KPK का बेड़ा गर्क हो रहा है, चले हैं जी मियां साहब कराची को ठीक करने के लिए। सही। अच्छा, 12 साल वर्सेस 2 इयर्स PTI के, पीपल्स पार्टी के 12 साल, उम्मीदें रखें कराची वाले प्राइम मिनिस्टर से? कल जिस तरह से उन्होंने कहा है, अब वजीर आजम बात कर रहे हैं, कुछ मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था जी। आयशा इजाजत दीजिएगा, NBC का कमेंट लेके मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अमीर अब्बास की एक बात को ठीक करना बहुत दुरुस्त है। अमीर ने बाकी सब बातें सही कही। कराची का 70% सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है, लोकल बॉडीज के पास नहीं है। अब बात आए करें आप। अच्छा सर, वो अगर बता भी दें ताकि हमारे इल्म के लिए कि वो पोर्ट के इलाका और कौन कौन से ऐसे इलाके हो सकते हैं कि जो वफाकी हुकूमत सर DHA से शुरू करें। आपने KPT का नाम लिया है।
DH से शुरू करें आप, शारा फैसल पे आ जाएं आप, कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में आ जाएं आप, सफारी सोराब गोट तक चले जाइए, सोराब गोट से DHA की नया इस पूरा सिलसिला बन रहा है, वहाँ तक चले जाइए। उसके बाद वापस पलटें, केमाड़ी जाएं, केमाड़ी से KPT जाएं, KPT से मनौड़ा जाएं, मनौड़ा से वापस आएं और माइकुलाची बाईपास से होते हुए आप निकले शेरशाह की तरफ। ये पूरा इलाका है, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, फेडरल बेरिया, गुलशन इकबाल का कुछ इलाका, मेरा थोड़ा सा इलाका, ये 5 लाख का इलाका है, 50,000 शायद लोकल बॉडीज़ के पास होगा। और इसकी सड़कें भी कंटोनमेंट के पास हैं, इसका पानी भी कंटोनमेंट के पास है, इसका टैक्स भी कंटोनमेंट लेता है। तो 70% लोग, 70% इलाका फेडरल एजेंसीज़ के पास है, फेडरल इंस्टीट्यूशंस के पास है। ये आप नक्शा निकाल लेंगे, मैं कोई हवाई नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड निकाल रहे हैं आप, रिकॉर्ड करें पूरा का पूरा। पॉइंट लेके मैं आयशा की तरफ जाती हूँ। आयशा, NBC ने जहां जिन पॉइंट्स को उठाया, मैं चाहती हूँ उन्हीं पर आप अपना तज्जिया कंटिन्यू करते हुए हमारी मालूमात में भी जरा इजाफा करें और बताएं कि ये PTI से उम्मीदा वाबस्ता रखी जाए कराची वालों की तरफ से मजीद, और या नहीं। हमने जब से गुफ्तगू का आगाज किया बार बार उम्मीद की बात कर रही हैं, उम्मीद ना उम्मीदी में बदल जाए, ख्वाब टूट जाए, या फिर वो तवक्कुआत जो पूरी ना हो तो क्या तकलीफ होती है, ये खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब शायद सबसे पहले और बेहतर जानते होंगे। आपके सवाल में हिस्सा संजीदा लफ्ज़ को बनाया गया है, मैं उनकी संजीदगी को कमेंट करना मतलब उनकी नीयत को शक करने की बात होगी, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगी। NBC ने जहां बात छोड़ी 70% और 30% की जमीनी हकीकत सामने रखी, और जो अमीर अब्बास साहब बात कर रहे थे 72 से शुरू कर, हमारा मसला ये है बीइंग सोसाइटी या बीइंग गवर्नमेंट्स, हम डिलीवर करने की तरफ बाद में जाते, हम पहले इस बात पर बहस मुबाहिसा शुरू कर लेते हैं और इल्जामात शुरू कर लेते हैं, उसने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा, इस हिस्से पे उसका हक है, उस हिस्से पे मेरा हक है, कभी भी मुआशरे बनते हैं ना शहर इस तरह से। माज़रत के साथ मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, आपकी आवाज़ ना मैं सुन पा रही हूँ ना बाकी जो व्यूअर्स हैं वो सुन पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ मैं जुनैरा की तरफ जाऊँ, टेक्निकल इशू जैसे रिजॉल्व होता है फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जुनैरा, सवाल अपना रिपीट कर रही हूँ, संजीदगी नहीं, हम आवाम की उम्मीदों की बात कर रहे हैं जो कि कराची की आवाम की उम्मीदें हैं, वो वाबस्ता रखें प्राइम मिनिस्टर साहब से। आपको याद होगा मेरे ख्याल है कोई 5-6 डेज़ बैक हम कराची का इशू डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि रिकन्सिलिएशन का रोल हमारे सिक्योरिटी के इदारे अदा कर रहे हैं बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये बात डन हो गई है कि ये लोग मिल के काम करेंगे। जहाँ पे कैपेसिटी का इशू है वहाँ पे FWO और जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है नेशनल, वो हेल्प करेंगे, और इंक्रोचमेंट, सफाई, सीवरेज, वाटर अवेलेबिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर का जो इशू है, ये सारे इश्यूज़ को 1 बाय 1 एज एन आइलैंड ट्रीट करेंगे। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़रियाब आपको याद है? जी 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 ज़रिया, हम सो आज उसकी कंफर्मेशन हो गई है, तो लेट्स जी मुझे भी याद है। लेट्स स्टे विद द फैक्ट्स। देखिए हम लोग इमोशंस में आके इमोशंस में आके हम एक घंटा बोल सकते हैं, बात यह है कि आगे जाने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ बूमिंग इकॉनमी। कराची हमारा उतना ही हिस्सा है जितना बलूचिस्तान है, जितना दादू है, जितना लाहौर है, ये उतना ही हमारा हिस्सा है। सिर्फ कराची के लोग नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि इसमें बेहतरी आनी चाहिए, और आप देखेंगी कि इसमें बेहतरी आएगी, और सिर्फ एक वजह से आएगी कि किसी एक एक्टर ने इंटरनली बैठ के मामले को एक टेबल पे सॉल्व करने की कोशिश की है, विच मीन्स कि पॉलिटिकल विल नहीं थी। वो पॉलिटिकल विल किसी और के इंटरवेंशन से, जिसको बाद में लोग कहते हैं कि ये तो इनका काम नहीं था, वो भी हमारे ही इदारे हैं, उनकी इंटरवेंशन से अब धक्के से ये काम होगा, लेकिन होगा। आप देखेंगी इसमें चेंज आएगा। वज़ीर आज़म अगर उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो भाई हमारे ही वज़ीर आज़म में आप दे दें। अगर पीपल्स पार्टी मान गई है काम करने के लिए तो आप खुश हो जाएं कि वो मान गए हैं। सो लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर कि फ़ायदा लोगों का ही है, और अगर एक टेबल पे ये लोग बैठ रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आज की एक्टिविटी है, और जिस परसों भी आपने फरमाया था कि पसे पर्दा फैसला हो चुका है, बस आगे के सियासी बयानात हैं, उसी से मैं आपका आज का तज्जिया भी जोड़ रही हूँ कि अब उम्मीदें जो हैं वो रंग लाना शुरू हो जाएंगी। आयशा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? आयशा, मुझे सुन पा रही हैं? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी आयशा, अब आपकी तरफ आ रही है। ओके,
जरिया जो बात हो रही थी, मैं उसको फिर वहीं से आगाज करूंगी कि जो गुफ्तगू आप बार बार उम्मीद ख्वाब की बात कर रही हैं, उम्मीद ना उम्मीदी में बदल जाए, ख्वाब टूट जाए या तवक्कुआत पूरी ना हो तो किस कदर तकलीफ होती है, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब बहुत बेहतर और सबसे अच्छा जानते हैं। आपने अपने सवाल के अंदर संजीदा का लफ्ज़ भी रखा हुआ है, संजीदा को मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, ये नियत पर जाने वाली बात है, जाहिर सी बात है, वो संजीदा है, वो एक वोट और मैंडेट लेकर आए हैं, काम करना चाहते हैं, बट संजीदा के साथ एक लफ्ज़ अहलियत या कैपेसिटी का भी जुड़ता है। और गुज़िश्ता रोज के इंटरव्यू में उन्होंने दोबारा आगे मेंशन भी किया था कि उस्मान बुज़दार साहब अभी सीख रहे और मैंने भी 2 साल में सीखा है, तो ये एक अलहदा इशू है, इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाती। जो एनडीसी ने बात की यहाँ पर 70-30% ग्राउंड रियलिटी, और अमीर अब्बास साहब ने बात की 72 से लेकर अब तक की सियासत, हम क्यों नहीं काम कर पाते, हम क्यों नहीं बेहतरी ला पाते, क्यों नहीं मुआशरा पॉजिटिवली आगे बढ़ पाता, मसला ही यहाँ से शुरू होता है। हमारे आपस में बयानात, सियासी स्टेक्स हमें ज्यादा अजीज होते हैं, जाती स्टेक्स ज्यादा अजीज होते हैं, पॉलिटिकल जमातों के अपने स्टेक्स ज्यादा अजीज होते हैं, अवाम कहीं ना कहीं बाद में आती है उस तरजीह की लाइन के अंदर। गुज़िश्ता हफ्ते से सिर्फ आगाज करूंगी, अब जितना पीछे जाएंगे मसले का हल नहीं देता, क्योंकि हमने सीखना नहीं है, हमने 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, शायद वो रिपीट ना होता, मगर हमारे यहाँ दायरों का सफर जारी रहता है। तो हम जहाँ आज खड़े हैं, सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते में जो मुलाकातें हुई, तमाम जो स्टेक होल्डर्स है उनकी जानिब से बड़ा खुशाइन कहा गया, अच्छे अच्छे बयानात दिए गए, एनडीसी भी खेल में दिया है। कराची में जो एक बयान पिछले हफ्ते सामने आया खुर्रम शेर जमान साहब का था कि ऑप्शन रख दिया गया है, अमल ना हुआ तो डंडा उठाएंगे। सियासी जमातें कभी भी मिलकर ना डिलीवर कर सकती है ना काम कर सकती हैं जब आपस में अदम एतमाद हो, इल्जामात हो, सियासी बयानात हो। अगर विफाक को लगता है कि ये जमात डिलीवर नहीं कर सकती जबकि जमहूरी निजाम है, वो वोट लेकर आए, तो उनको इक़दाम करने चाहिए जो आईनी और कानूनी मौजूद हैं। बयानात देना, इल्जामात लगाना और अदम एतमाद को पीठ तक ले जाना कि यहाँ पर वो वाली बात शुरू हो जाए जो पीपल्स पार्टी ने आज जमीनी तौर पर एक अपनी तरफ से एहतजाज शुरू कर दिया कि विफाक गालिबन कोई कब्जा करना चाह रहा है। तो जब इस तरह के बयानात होंगे, सियासी इल्जामात होंगे, नतीजे में ना कोई तमीराती काम हो सकता है, ना हमें कोई कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट नजर आएगा। और ये कह देना राज लगेगा वजीर आजम साहब की जानिब से कि मुलाकातें हो रही हैं, आईनी शिकों पर गौर हो रहा है, फिर उनके गुज़रा के बयानात, तो समझ से बाहर है कि संजीदगी इस जगह पर दिखाई देती है। अगर इकट्ठे बैठना है, बिल्कुल आप बैठे, आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म्स हैं, आप मुलाकातें करेंगे, कमेटियां नताइज लाएंगी। हमारे सामने आज तक कितनी कमेटियां नताइज लेकर आई। जब तक हम वो बयानात देना बंद नहीं करेंगे, एक दूसरे पर अगर गिने चुने लीडर्स जो कराची से निकल रहे हैं, मैंने से वो एतमाद नहीं करते, अगर फेडरल गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं कर पाती प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, 2 साल पहले किए गए वादे इफा नहीं हो पाते, तो आप खुद बताइए कि किस तरह काम आगे जा सकता है। क्या एक बयान 2 कमेटियों का बैठ जाना कोई नतीजा देगा? कराची का मसला इतना छोटा सा नहीं है जिससे चंद दिनों में या चंद में हल हो जाना है। 30-40 साल लगाए हैं इस मसले को यहाँ लाने के लिए, कम से कम 15 साल तो लगेंगे अगर आज भी इरादतन इस काम को ठीक करने की तरफ ले जाया जाए। वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा जब हर स्टेक होल्डर अपनी जमात और इंफरादी मसला पीछे रखे और माशरे और शहर के मसले को तरजीहन ऊपर रख के हल करने की कोशिश करेगा। जनरल साहब, आयशा फरमा रही हैं कि एक बयान, 2 कमेटियां कराची के अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती, तो फिर अवाम क्या करें? उम्मीदें रखें, ना रखें, क्या करें अवाम कराची के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा वक्त गुजर गया, अभी इतनी जल्दी उम्मीदें ना अपनी बांध लें इनसे, और उसके बड़े बुनियादी वजूहात भी हैं। बात यह है कि एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है, जो अमीर कह रहे थे वो दुरुस्त है कि जो शख्स जो बार बार कहते थे मरसू सिंध न डेसू, जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी, वो किसी और को तो वहाँ हाथ लगाने नहीं देते थे। जब बात करें सिंध कार्ड शुरू हो जाता था, जब आप उधर का सिंध की तरफ को रुख करे तो ये कह देते थे कि जनाब आप इधर दखल नहीं दे सकते, 80th अमेंडमेंट को खतरा पड़ गया। तो ये तो गेम एक थी कि पैसे हाथ में हमारे दे दें, फिर हम जाने और हमारा काम जाने, तो ये हुआ नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर अपने तौर पे सीरियस हो सकते हैं, लेकिन असल चीज ये है कि क्या ये मैकेनिज्म काम करेगा? सिंध गवर्नमेंट ये कैसे कबूल कर ले कि जो साल से वहां बैठी हुई है वो नाकाम रही है ये काम करने में, और अब पाके तो सारे मिलके कर रहे हैं। आखिर उन्होंने हुकूमत भी करनी है, बाद में भी यहाँ रहना है, ये डिस्क्रेडिट अपने जिम्मे वो लेना चाहेंगे। ये वो चीज है जिसकी वजह से आपको कभी वो 18वीं तरमीम याद कराते हैं, कभी आपको कहते हैं कि जी आप कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा कौन करना चाहता है? अगर सिंध के हालात या कराची के हालात ठीक करने के लिए अवाम की जरूरत है, आप अवाम के लिए कर रहे हैं, तो उसको कब्जा कहा जाएगा। लेकिन वो कब्जे की बात आ जाती है कि जी आप कब्जा कर रहे हैं, यानी किसी ने कहा नहीं लेकिन रोजाना बात ये होती है। और अगर किसी ने कहा भी अपनी कैपेसिटी में कुछ कहा है तो उसकी तरदीदें भी हुई। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो मैं नहीं देखता कि ये यहाँ पे तावन की वो फिजा जो कायम करने की कोशिश की गई है, जिसकी ज़ुनैरा बात करती हैं,
वो कायम रखी जा सकेगी, क्योंकि अंदर से पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़े स्ट्रांग हैं। उसमें करप्शन का एलिमेंट भी है। जब उन लोगों को जो हमेशा खा पी के और फिर वो इंतकामी कार्रवाई के नाम पे बच निकलते हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, उनके अंदर बड़ी हिम्मत है। उन्होंने देखा है कि क्या बिगाड़ लिया किसी ने जब उनकी वो शराब की बोतलें चीफ जस्टिस ने पकड़ी हुई, वो शहद में तब्दील हो गई। कोई उनका कुछ बिगाड़ सका कोई? और फिर जब हमारे मोहतरम शर्जील मेमन बाहर से आए तो उनको सोने का ताज पहना के शहर की सड़कों पे उनका जुलूस निकाला गया। डॉक्टर आसिम को रिवॉर्ड दिया गया, उनको उन्होंने वहां पे पीपल्स पार्टी का कराची का चेयरमैन बना दिया। तो जहां हौसले इतने बुलंद हों और नीयतें इतनी पाक हों, वहां पैसा नजर आ जाए तो आदमी बिल्कुल झपटता है। तो यहाँ ये बड़ा मुश्किल है कि वो झपटने की लालच, झपटने की ख्वाहिश अंदर से बैठ जाए। ये आपको कभी कामयाबी इसमें नहीं होगी। सही आप कह रहे हैं कि कराची की आवाम ये 2-4-5 साल का किस्सा नहीं है, ये है लंबा किस्सा। कौन जीता है तेरी जुल्म के साथ होने तक, ये एनडीसी के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी और बड़ा मुश्किल है कि कोई मामला यहाँ पे आवाज नहीं आई सर, चढ़ता नजर। ये मैंने एनडीसी आपके लिए कहा है, कौन जीता है, शुरू हुआ है, कौन जीता है तेरी जुल्म के सर होने तक। चलिए जुनैरा एड योर फाइनल कमेंट, फिर मुझे सेगमेंट कंक्लूड करना है। शुरू हुआ है, 10 साल तो इसको दें आप, 10 साल तो दें इसको। यही मैं कह रहा हूं जुनैरा। हाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इन जमातों ने ख़ुद एतराफ़ किया है, या इस कराची के मामले में इस पर्टिकुलर पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने ख़ुद एतराफ़ किया है कि इस वक्त उनका इदारों पे कंट्रोल नहीं रहा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि करप्शन इतनी इंग्रेस कर गई हुई है, इतनी डीप रूटेड हो गई हुई है कि उनके हाथ से चीज़ें निकल गई हुई हैं। तो बेसिकली उन्होंने जितना खाना था वो खा चुके हैं, अभी खाने के लिए भी वहाँ कुछ नहीं बचा। तो जहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा वहाँ थर्ड फोर्स आएगी और बहुत फोर्सफुली आएगी और चीजें ठीक होंगी। एक फाइनल कमेंट मुझे भी अगर करने दें। जिस तरह तुफ्ताइज आपने बता दिया कि जी ज्यादातर इलाका जो है वो कराची में वफाकी हुकूमत के पास है, फिर तो मसला ही हल हो गया। अगर सिर्फ 30% सिंध हुकूमत के पास है, अगर वो 30% पर भी काम नहीं कर सकती है तो उसको तो 100% मिलने नहीं चाहिए था। फिर तो शुक्र है कि 70% बाकी इनके पास नहीं है, इनके लिए तो काम और आसान है। दूसरी बात ये कि अगर वफाकी हुकूमत के पास 70% है तो 22 साल अगर मैंने इनकी सूबाई हुकूमत के बताया तो 15 साल पाकिस्तान में इनकी वफाकी हुकूमत भी रही। चलें, फिलहाल मेजॉरिटी का तज्ज़िया ये कि कराची के अवाम प्राइम मिनिस्टर साहब से उम्मीदें रख सकते हैं, लेकिन पीएम इसमें रखवादारी रहेगी। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है, कैंटोनमेंट इसमें बड़ी अच्छी बात हो सकती है। वफाकी इलाके ये हर सूबाई दारुल हुकूमत में है, हर सूबाई दारुल हुकूमत में कैंटोनमेंट्स भी हैं और उनके साथ वफाकी इलाके भी हैं। सर कराची में बहुत है सर, उसी हुकूमत की है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरा कैंटोनमेंट बोर्ड की है नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड विद इन कैंटोनमेंट लिमिट्स सर, मुझसे टैक्स कैंटोनमेंट बोर्ड लेता है सर, मुझसे टैक्स, कंजर्वेंसी टैक्स, वाटर टैक्स, स्ट्रीट टैक्स, भंगी टैक्स कैंटोनमेंट बोर्ड लेता है मुझसे। देखिए बात ये है कि विद इन कैंटोनमेंट बोर्ड मेरी सड़क टूटी है बनाए वो कैंटोनमेंट लिमिट को करते हैं। इसी तरह शहर के अंदर जिस तरह वसीम अख्तर हैं, जिसको मैं टैक्स दे रहा हूँ, जिसको मैं टैक्स दूंगा, मैं उससे बात करूंगा। कराची और सिंध के मसाइल हल नहीं करने, हमें पंजाब भी जाना है, हमने वहां के भी मसाइल देखने हैं, वहां के भी सूबे वज़ीर आला जो हैं वो बड़े पुरएतमाद हैं क्योंकि उन्हें प्राइम मिनिस्टर का एतमाद हासिल है। प्राइम मिनिस्टर ने गुज़िश्ता रोज अपने इंटरव्यू में उन पर किस तरह से एक बार फिर से एतमाद का इजहार किया है, जरा सुनिए। एहतसाब जब अक्रॉस द बोर्ड कहा जाता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन सा सूबा बड़ा है और कहाँ का वज़ीर आला सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा मोतबर शख्सियत रखता है। बहरहाल उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे तो उन्होंने कहा कि उस शराब लाइसेंस केस एक मजाक है, अगर कोई केस तगड़ा है तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि उस्मान बुज़दार ओहदा छोड़ दो। अमीर ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का बेजा दफा करते हैं या वाकई उनका इंतखाब बेहतरीन है? देखिए, बेजा का लफ्ज़ तो आपने बहुत रियायत कर दिया है, तो बहुत हल्का लफ्ज़ है कि वो बेजा मजाक करते हैं। वो बेजा तो दो तो नमक पाशी कर रहे हैं। बच्चों को अगर आप खिलौने खरीद के देना तो बच्चे अपने खिलौने नहीं किसी गैर जिम्मेदार शख्स के हवाले करते। आपने 12 करोड़ लोगों को एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया कि जिसकी सलाहियतों को आप भी मनवाने से कासिर रहे मुसलसल 2 साल से, सिवाय ये बताने के कि जी इसका ताल्लुक एक पसमानदा इलाके से है। आप भी कोई दूसरी बात बता नहीं पा रहे 2 साल से। तो ये तो जुल्म है कि 12 करोड़ लोगों का बलिदान दिया जा रहा है
सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिश की खातिर, और उस शख्स का नाम है इमरान खान। क्यों? क्योंकि इमरान खान चाहता है कि उस्मान बुज़दारी वज़ीर आला रहे। तो फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश, फ़र्द वाहिद की ज़िद, फ़र्द वाहिद की अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए 12 करोड़ लोगों का बलिदान दिया जा रहा है। तो ले हमसे बलिदान, हाजिर है हम। पहले भी इस पंजाब के साथ को इतना अच्छा नहीं होता रहा माजी के अंदर, रही सही कसर अब आप निकाल दें। तो नुकसान तो देखें इमरान खान का अल्टीमेटली होगा, वो उनकी ये जिद। मैं तो चाहता हूँ बल्कि अब मेरी ख्वाहिश है कि वो रखे उस्मान बुज़दार को। अब अगर इमरान खान है तो रखे उस अगले 3 साल भी, और पता लगेगा फिर 2023 में इमरान खान साहब जिन खुलाफाए राशिदीन की मिसालें दिया करते थे, वो खुलाफा रात को भेस बदल के निकला करते थे। एक लम्हे के लिए इमरान खान साहब एक दफा तो भेस बदल के जरा पंजाब के सड़कों पर जाएं तो सही, लोगों से पूछे तो सही भेस बदल के। वो इस वक्त पाकिस्तान के अमीर हैं, खलीफा है इस वक्त, भेस बदल के लोगों से पूछे तो सही कि लोग क्या कह रहे हैं। पता नहीं कौन उनको उस्मान बुज़दार के बारे में गुडी गुडी पिक्चर पेश कर रहा है, पता नहीं कौन वो खुशामदियों का टोला है, कौन वो चापलूस लोग हैं जो आके उस्मान बुज़दार के बारे में सब कुछ अच्छा बता रहे हैं। जिस केस की वो बात कर रहे हैं, ये केस तो एक साइड पर रख दें, असल चीज़ है परफॉर्मेंस। इस केस का फैसला तो होगा कोर्ट में जाके, असल सवाल होगा परफॉर्मेंस का। 2 साल आपने गुजार दिए, परफॉर्मेंस कहां है पंजाब के अंदर? पंजाब के, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आप हेल्थ केयर उठा के देख लें, 19-20 का फर्क नहीं है। आप पुलिस उठा के देख लें, 19-20 का फर्क नहीं है। आप सफाई को उठा के देख लें, पंजाब का हर शहर, हर गांव, हर देहात, गोट, कस्बा गंदगी के ढेर और गंदगी के अलाव में तब्दील हो चुका हुआ है। वो कहां है उस्मान बुज़दार? वो जो उस्मान बुज़दार की वो जो चकाचौंध रोशनी है, वो हमें क्यों नहीं नजर आ रही है? आखिर हमें भी तो कुछ नजर आना चाहिए ना। ये सिर्फ इमरान खान साहब को बैठ के लाहौर से वो चकाचौंध क्यों नजर आ रही है? इंतहाई गलत कर रहे हैं इमरान खान साहब, और अल्टीमेटली इनका नुकसान अपना होगा। पंजाब के अंदर ये इनको हुकूमत मिली ही पंजाब से है। ये खैबर पख्तूनख्वा में जो जितनी इनकी 2/3 अक्सरियत है, अगर ये सारी असम्बली भी जीत लेते तो ये हुकूमत ना बना पाते। ये अपना नुकसान कर रहे हैं, इनको सेंटिमेंट्स का अंदाजा नहीं हो रहा। आगे जो जिमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब के अंदर 2, जब वो जिमनी इलेक्शन होंगे तो इनको पता लग जाएगा। ठीक है। एनबीसी प्राइम मिनिस्टर ने कल ये भी कहा कि जिस तरह के जुमले कहे जाते हैं, जिस तरह से हमले किए जाते हैं बुज़दार साहब पर, अफसोस होता है। वो मेरा एक तरफ तो इशारा नहीं। तो बताइए, ये बेजा दिफा है या वाकई अफसोस होता है प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बातें करते हैं लोग बुज़दार साहब के बारे में? मुझे तो प्राइम मिनिस्टर पर अफसोस हो रहा है। अफसोस भी नहीं हो रहा, दुख हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा कि एक ऐसा आदमी जो बहुत अच्छे फैसले करता था क्रिकेट ग्राउंड में, वो फैसला पर नहीं पहुंच पा रहा। आयशा और हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, और उस प्रोग्राम में आयशा ने कराची की गंदगी के बारे में बात की। तो उस पर इफ्तिखार ने कहा, खिड़की से बाहर झांक के देखो, तुम्हारे दफ्तर के पीछे कितनी गंदगी पड़ी हुई है, ये देख लो। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि फिर कल अमीर और मैं एक प्रोग्राम में थे, और वहाँ हम यही बात की कि रिफॉर्म्स कहाँ चली गई, जो रिफॉर्म्स करनी थी प्राइम मिनिस्टर को, और पुलिस रिफॉर्म वगैरह वगैरह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि 1 साल में अगर आप बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहे हैं तो ना करें, छोड़ दें बल्दियाती इंतखाबात को। अब तक टालते रहें और टाल दें, आम इंतखाबात तक टाल दें, आपके बस का नहीं होगा। बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में जीतना आपके बस में नहीं होगा, और कराची में और सिंध में जीतना भी आपके बस में नहीं होगा। बलूचिस्तान का तो मुझे पता नहीं है, KP का आपको ज़्यादा पता होगा। हालात ये हैं कि अवाम को कुछ नहीं दिया गया, और अमीर ने जो कहा इससे पहले, हम करेंगे, हम करना चाहते हैं, हमारा प्लान है, हमारा मंसूबा है। वो भाई 2 साल पहले तक क्या करते रहे आप? अब तो 2.5 साल हो जाएंगे ना, 2.5 साल के बाद स्लाइड शुरू हो जाएगा, स्लाइड टूवर्ड्स आम इंतखाबात, स्लाइड टूवर्ड्स जनरल पब्लिक कैंपेन फॉर इलेक्शंस, वो शुरू हो जाएगा। जत्थेबंदियाँ शुरू हो जाएंगी, नई सफबंदी शुरू हो जाएगी। आपने टाइम ज़ाय कर दिया। आपको जो काम 100 दिन में करना था वो आप अब तक नहीं कर सके 370 दिन के अंदर। तो उस्मान बुज़दार का जहाँ ताल्लुक़ है, मासूम आदमी है, मैं बार बार कहता हूँ आपसे, इंतहाई मासूम आदमी है, इंतहाई शरीफ आदमी है। उसको कुछ नहीं पता कि उसने किससे क्या कहा, उसको ये भी नहीं पता कि उसने जो जवाब दिया है उसमें नैब में उसमें लिखा हुआ क्या है। जब पूछा गया क्या लिखा है तो उनको टीवी पर आ गया, टीवी पर देख लो, दिल पर बहुत जबरदस्त जवाब था ये। तो उस्मान बुज़दार को पता नहीं कहाँ से लाया गया है, क्यों लाया गया है, क्या ये मेरिट थी कि उसके घर में लाइट नहीं है, क्या ये मेरिट थी कि पसमानदा इलाके का है जो एक अच्छे शहर को पसमानदा बना रहा है।
जनरल साहब, बुज़दार साहब के बारे में जब भी बात होती है, मासूम, शरीफ, शराफत, ईमानदारी तक रहती है, काबिलियत तक बात नहीं पहुंच पाती। प्राइम मिनिस्टर फिर भी बड़े पुरएतमाद हैं, बेजा दफा कर रहे हैं। देखिए, मैं उस्मान बुज़दार से आज दिन तक मिला नहीं, लेकिन अब तक की बहस से मुझे यूं अंदाजा हुआ कि अगर मैं जाके उस्मान बुज़दार साहब से पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो उनको अपना नाम भी शायद पता नहीं होगा। यही मेरा अंदाजा, मुझे यही बहस से अंदाजा हुआ है। लेकिन अगर वो अपना नाम बता सकें तो इसका मतलब है कि होशमंद आदमी है, तो उससे मजीद बातचीत की जा सकती है। अब मसला यहाँ का ये है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये वो, अगर इनकी आप बात सुने, इनसे कहानी सुने, जिन्होंने साल साल हुकूमत की है, और किसी ने हमें रोटी कपड़ा मकान देने का वादा किया था, किसी ने हमें एशियन टाइगर बनाने का वादा किया था, वो सारा तो हमें ना मिला, ना मकान मिला, ना रोटी मिली, और ना ही एशियन टाइगर हम बन सके। लेकिन वो पहले दिन से ये कह रहे हैं ये निकम्मे हैं, ये नालायक हैं, इनकी कैपेसिटी नहीं, ये समझते नहीं। ये रट अगर आप देखें, तारीख निकाल लें, ये इनके पहले हफ्ते से शुरू हो गई, जब अभी उन्होंने कुछ करके भी नहीं देखा था। मैं बड़ा हैरान होता हूं बाज़ औक़ात। ठीक है, इनकी गलतियां भी हैं, उस्मान बुज़दार बेस्ट चॉइस नहीं है, पता नहीं इमरान खान की क्या मजबूरियां हैं। अमीर ठीक कह रहा है कि हम कुछ सोचते हैं, वो शायद कुछ और सोच रहे हैं। वो सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये कहना कि ये बिल्कुल ही ये इनकी इन जो कुछ ये कर रहे हैं वो बिल्कुल सिरे से कुछ है ही नहीं, तो मेरा ख्याल है वो भी ज्यादती है। असल दुख ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये निकम्मे हैं, ये जानते नहीं, ये कुछ नहीं, उसकी वजह कि उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई तीसरी पार्टी भी इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए आ सकती है। उनकी बारियां लगी हुई थी, उनके खानदान तैयार हो रहे थे, उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे आगे तैयार हो रहे थे। वो बच्चे जिन्होंने सवाए मनी लॉन्ड्रिंग के, झूठ, जाली कागज, इसके अलावा उन्होंने अपने घर में ग्रूमिंग और किसी चीज में की नहीं। जो माहौल देखा वो ये था, और वो अब औलाद दर औलाद आगे आनी थी, वो ख्वाब टूट गए, वो चकनाचूर हो गए, और अब आपको सवाए इनके ऊपर तनकीद के और कुछ नजर नहीं आता। क्या इन्होंने जो कुछ किया आज दिन तक सारा गलत है? क्या ये मुल्क जो कुछ आज दिन तक चला है ये सारा बिल्कुल तबाह हो चुका है? ये 95 अरब डॉलर का जो कर्जा पीछे छोड़ के गए थे, किसी ने नहीं उनसे पूछा, वो तो उतारने के लिए खुद चले गए घरों को, ये इनके गले में मुसीबत डाल गए। नहीं, ठीक है, जैसा पॉइंट आपका आ गया, लेकिन हम बात बुज़दार साहब की कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट तो कर ही रही है, जो कर रही है। मैं ये कहूंगा, मैं जरिया सिर्फ आखिर में ये कहूंगा कि बुज़दार से बेहतर चॉइसेस मौजूद हैं, अच्छा, अगर वो प्राइम मिनिस्टर को लेते, लेकिन समहाउ प्राइम मिनिस्टर ने उनको नहीं लिया। क्या वजह है, क्यों? बिल्कुल ये उनको बाद में कभी हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, बुज़दार साहब से बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते और लेते तो। ज़ुनैरा मुसलसल मुस्कुरा रही हैं जब से मैंने बुज़दार साहब का टॉपिक स्टार्ट किया है। जरा बताइए, ये बेहतरीन दफा जो कर रहे हैं, ये बेजा दफा है या फिर बस ठीक है? आपने टॉपिक शुरू किया, वो मुस्कुरा रही है, वो जब से आए हैं लोग मुस्कुरा रहे हैं 2 साल से। एक्चुअली बुज़दार साहब से मिलने का मुझे बहुत इश्तियाक हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा है मैं उनसे मिलूं। मैं भी नहीं मिली हुई, जिस तरह जनरल साहब नहीं मिले मैं, तो जनरल अमजद और मैं शायद किसी दिन इकट्ठे चले जाएं और हम फिर अपनी असेसमेंट देंगे कि ऐसा क्या है। तो कहना ये है कि व्हेन इट कम्स टू उस्मान बुज़दार, तो जितने सेंसिटिव और ऑब्सेस्ड इमरान खान नज़र आते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा ताल्लुक़ है या ऐसा कौन सा उनके साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है कि उन्हें उनसे ज़्यादा शरीफ भी कोई और नज़र नहीं आता पीटीआई में, समझदार भी कोई और नज़र नहीं आता। और दूसरा, हमें शरीफ नहीं चाहिए भाई, शरीफ तो पहले ही बहुत हमें तंग करके गए हैं। हमें तो कोई काम करने वाला बंदा चाहिए, डिलीवर करने वाला बंदा चाहिए। ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते होंगे, वो करते होंगे, बट प्लीज़ हमें डिलीवर करने वाला बंदा चाहिए। आई मेंटली कांट परसीव उस्मान बुज़दार एज अ चीफ मिनिस्टर बिकॉज 2 साल में मैंने उन्हें 2 दफ़ा बोलते देखा है। और नैब के ऑफिस में उन्होंने जब ये कहा कि फ़लाँ सवाल के जवाब में इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उसके बाद आप क्या पूछ रही हैं मुझसे? मुझे तो इसलिए मैं हंस रही थी कि मैं क्या कहूँ, ये वाहिद मामला है जिस पर मुझसे तज्जिया भी नहीं दिया जा रहा। मतलब लाजवाब कर दिया बुज़दार साहब ने आपको। ठीक है ज़ुनैरा, मैं बगैर किसी ऑप्शन के जाऊँ आखिर। जनरल साहब, उनको नाम भी याद नहीं था अपना। मैं पूछूंगा, मैं तो पूछा नहीं। मैंने अभी जाके पूछना उससे, अगर वो नाम ना बता सका तो मैं कंडम कराऊंगा उसे भाई।
ठीक है आयशा, मेरे प्रोग्राम के फॉर्मेट पर जाएं तो इसमें रौनक आप लोगों से लगती है, लेकिन आपकी मुलाकात हुई कभी बुज़दार साहब से? लगा कि बड़ा बेहतरीन इंतखाब है, प्राइम मिनिस्टर सही दिफा करते हैं? जरिया, बिल्कुल मेरी मुलाकात हो चुकी है बुज़दार साहब से, और जो इमरान खान साहब कहते हैं कि बड़े मासूम सादा से इंसान हो, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत मासूम सादा से इंसान है, लकी खुशकिस्मत है आप। करते हैं। मगर जो जुनैरा बात कह रही थी और जो ऊपर अमीर अब्बास साहब ने भी बात की है कि हमें डिलीवर करने वाला चाहिए, उन्होंने जमीनी हकीकत रखी। अमीर अब्बास साहब ने बिल्कुल पंजाब के हालात इसी किस्म के हैं, लाहौर की सूरत हाल भी यही है। और जो जुनैरा कह रही थी हमें बाकी एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, 60% आबादी है, और बड़ा कसार दिखता है वैसे इस बात में आके। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या PTI जब लीडर की बात करती थी, जब हमें लीडर बताया जाता था कैसा होना चाहिए, कि लीडर ऐसा हो जो बात कर सके, जो बयान कर सके, जो केस अच्छे से लड़ सके, आप किसी भी इशू या मामले पर बात करें। मगर देखिए पंजाब 59 साहब लिखते हैं कि हमें ऐसा लीडर दिया है जो पहले खुद कहता था मैं सीख रहा हूँ, और गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि वो 2 साल से सीख रहे हैं, सीख जाएंगे। अब ये जुल्म इसे कहा जा सकता है पंजाब के साथ कि आपकी बात में तजाद है। और खुद वज़ीर आज़म साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि उनकी जमात के अंदर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कल से इंटरव्यू तक उन्होंने कहा कि अपने लोग ही उनको डिफेंड नहीं करते। इसका मतलब ये कि उनकी जमात के अंदर भी जो लोग बैठे हैं, इलेक्टेड लोग बैठे हैं, वो अपने ही वज़ीर आला को नहीं डिफेंड कर पाते। इसके बाद वज़ीर आज़म इस पर कई बार खफगी का इजहार कर चुके हैं। मगर ये याद दिला दूं, गुज़िश्ता 1.5-2 माह में जब भी वज़ीर आज़म के यहाँ के गज़ट हैं 2 से 3, इस दौरान उन्होंने खुद भी काफी खफगी का इजहार किया है, कुछ करप्शन के मामलात को लेकर भी। पंजाब के अंदर इस बात को भी उन तक पहुंचाया गया कि आप अभी बल्दियाती इंतखाबात की तरफ ना जाएं। तो ये जो कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा है, सब बड़ा बेहतरीन है, पंजाब आगे जा रहा है, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। मैंने 2 हफ्ते पहले पब्लिक के साथ एक शो किया था, लोग काफी खफा है, लोग बहुत ज्यादा खफा है, उनको काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, एक नहीं कई मामलात पर, खास तौर पर बेसिक नीड्स को लेकर। तो PTI को हिट करेगा ये सारे का सारा। ये वजीर आजम के फेवरेट हैं, उनकी जिद है, अना है, या उनका यकीन है कि अगर वो इस्लामाबाद में है तो लाहौर में बुज़दार साहब का होना जरूरी है। आई डोंट नो क्या चीज है इस सारे के अंदर, लेकिन हकीकतन PTI को सफर करना पड़ेगा इस सब के लिए। ठीक है, शरीफ है, ईमानदार हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लूं अगर वक्त हो। बहुत मुख्तसर सा कमेंट, मुझे क्विकली ब्रेक की तरफ बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि बड़ा मामूली सा केस है, क्यों बुला लिया है, चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाना चाहिए था। हेलमत कोहल 16 साल तक जर्मनी का चांसलर था। जर्मनी की तारीख के 2 बड़े लीडर्स में से एक हेलमत कोहल था। छोटा सा उस पर इल्जाम लगा कि उसने पार्टी के लिए जो डोनेशन ली थी वो डोनेशन गलत तरीके से ली थी, खाई नहीं थी, गलत तरीके से कानून तोड़ने का इल्जाम था, खाने का नहीं था। $1,30,000 उसको जुर्माना किया गया और 13 महीने तक उसको इन्वेस्टिगेट किया गया। उस्मान बुज़दार कौन है और हेलमत कोहल कौन है? अगर उसको नहीं बख्शा गया तो है उस्मान बुज़दार से सवाल करने में इमरान खान साहब को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? भाई मुख्तसर ये कि हमें कॉम्पिटेंट और डिलीवर करने वाला वज़ीर आला चाहिए। NBC क्विकली ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, मजीद भी एक टॉपिक है, उसको भी डिस्कशन कैसा बनाना है, नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, WHO के मुताबिक अब मुतासर होने वाले जो अफराद हैं उनकी उम्रें बहुत कम बताई जा रही हैं। 20 से 50 साल का अरसा बताया जा रहा है, 20 से 40 साल के दरमियान का अरसा, और कहा जा रहा है कि उनमें अलामात मौजूद नहीं होती, लेकिन ये लोग अब वायरस के फैलने का खतरा साबित हो सकते हैं और एक नई वेव कोरोना की आ सकती है, एशिया में भी और मगरबी ममालिक में भी। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तालीमी इदारों को खोलने के हवाले से फैसले लिए जा रहे हैं, फिर चाहे वो फेडरल की सतह पर हों या फिर सूबे की सतह पर हों। अब ऐसे में कोरोना के मुकम्मल खात्मे तक तालीमी इदारे खोलने चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि तारीखें खासी करीब आ रही हैं स्कूलों को खोलने के हवाले से। NBC, आपकी ओपिनियन विद इन 60 सेकेंड्स प्लीज। देखिए, कोरोना की नई लहर एक क्या 4-5 आ चुकी है दुनिया में, न्यूजीलैंड से लेकर स्पेन तक और स्पेन से लेकर हिंदुस्तान तक। हिंदुस्तान में तो इस वक्त 3rd वेव चल रही है। बड़ा मुल्क ज़ाहिर है तो उस हिसाब से उनकी वेव भी होती है, उतने लोग खाती भी है वो। हमारा छोटा मुल्क है और इस मुल्क में हम बहुत कंजेस्टेड रहते हैं। बॉम्बे का भी ये सूरत हाल है, तो यहाँ वेव का आना कतई ख़ारिज इम्कान नहीं है, बल्कि अभी मौजूद है कोरोना हमारे पास। 600 से 700 और 800 मरीज़ हमारे रोज़ाना सामने आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते हमने ख़त्म कर दिया, ख़त्म तो जब होगा जब वैक्सीन आएगी और वैक्सीन सबको लग जाएगी। वैक्सीन देखने से कुछ नहीं होता,
वैक्सीन कब बनेगी, कब आएगी, कब डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऑस्ट्रेलिया कह रहे हम फ्री बांटेंगे, कोई कह रहा हम फ्री लगाएंगे। हमने अब तक की पॉलिसी अख्तियार नहीं की, हम टेस्ट करा रहे हैं। तो कोरोना जब ख़त्म नहीं होता है तो ख़तरा बाकी है, और ख़तरा बाकी होने की मौजूदगी में अगर आप स्कूल खोलते हैं तो रिस्क फैक्टर मौजूद है। बहुत सोचना पड़ेगा। 15 सितंबर की जो आपने डेडलाइन दी है उसके हिसाब से गौर करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, और उसके बाद डॉक्टरों से बात करना पड़ेगी। जुनेरा, मेरे ख्याल है हू से पहले हमारे जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है लास्ट वीक उन्होंने वार्न किया था कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल स्पेशली इन चिल्ड्रन। और यूएस में उन्होंने स्कूल्स खोले और उन्हें फ़ौरन बंद करने पड़ गए क्योंकि तकरीबन 100,000 बच्चों में कोरोना की अलामात पाई गई। तो इसका मतलब है कि वो मिथ बस्ट हो गई है जो कहा जाता था कि ये एजड लोगों में ज़्यादा होता है। तो बच्चों का मामला है, पब्लिक हेल्थ का मामला है। मेरे ख्याल है रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन क्योंकि एक बिज़नेस फिनोमेना है हमारे यहाँ, तो लोग तो ज़ोर लगाएंगे कि हम स्कूल खोलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को अपनी रेट इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, और ये बहुत ज़रूरी है कि अभी स्कूल्स ना खोले जाएं। आयशा, जरिया मैं इस बात से एग्री करूंगी कि हुकूमत को रिस्क असेसमेंट के बाद इस तरफ जाना चाहिए, और वो भी इस सूरत में कि आप लेवल वाइज इसको खोलने की तरफ जाएं। मेरे ख्याल में कि हुकूमत को सिलसिलावार यूनिवर्सिटी से शुरू करते हुए कॉलेज तक लेवल तक आए, और उसके अंदर भी 15 दिन का गैप दें ताकि नताइज हमारे सामने आए। 15 दिन के गैप के बाद आप मैट्रिक या हायर एजुकेशन तक आए स्कूल में, फिर आप मिडल, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर ना आप अंडरस्टैंड करा सकते हो, ना ट्रेन करा सकते हो, ना फैसिलिटेट उस तरह से किया जा सकता है। बहुत कंजस्टेड हमारी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एक तो गवर्नमेंट टाइम ले, रिस्क असेसमेंट हो, बेशक नंबर गिर रहा है मगर किसी भी वक्त की दूसरी लहर आ सकती है। हर जगह यही सजेस्ट किया जा रहा है। सिलसिलावार अगर जाया भी जाए बहुत तरीके से, लेवल वाइज एकदम बिल्कुल जिस खत्म भी हो जाए, बिल्कुल सबको इकट्ठा नहीं खोला जाना चाहिए। अमीर, देखिए पंजाब में एक अच्छी तजवीज़ पर काम हो रहा है, और वो ये कि 5वीं से 10वीं जमात तक के जो बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए स्कूल खोले जाएं, और उनके लिए भी ये सिलसिला होगा कि जो बच्चा आज आएगा वो कल नहीं आएगा और वो परसों आएगा। तो बच्चों को क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। इस किस्म के कोई आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। मेरी आज भी इटली में और कुछ और यूरोपीय ममालिक में बात हुई, तो वहाँ पे लहर दोबारा आ चुकी है, बल्कि वहाँ पे नाइट क्लब्स और बार्स को दोबारा से बंद किया जा रहा है। सख्तियाँ वहाँ पे शुरू कर दी गई हैं। मास्क को उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना लाजमी है। तो ये इसी तरह से मामला चलते रहेंगे। पाकिस्तान में जो वैक्सीन की आमद है वो अगले 6 माह तक मुमकिन नहीं है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आपको इसी तरह से चलना है। ये भी मुमकिन नहीं है कि आप ऑलरेडी मार्च से आप देख लें स्कूल बंद हैं पाकिस्तान में। अब ये नहीं हो सकता कि आप मजीद अगले 1 साल तक बंद रखें। तो एक विन विन सिचुएशन ऐसी निकालनी पड़ेगी हुकूमत को, तमाम जो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके उसके बाद स्कूल मेरा ख्याल है खुलने चाहिए। जनरल साहब, मेरा ख्याल है कि जहां भी स्कूल खोले वहां के जो रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं वो आपके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे स्कूल खुलने के बाद बच्चों में ये चीज देखी गई है और अब वहां पे खदशा है कि ये इसकी सेकंड वेव आ जाएगी। और अगर ये खुदा करके आपकी कोई जान छूटती नजर आ रही है इस चीज से, तो आप बिला वजह क्यों दावत देते हैं? जहाँ इतना अरसा इंतजार किए, कुछ वक्त और इंतजार कर लीजिए। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल अगर स्कूलों को बंद ही रखा जाए कुछ वक्त के लिए, जब तक कि आपको पूरी तरह इत्मीनान हो जाए कि ये वबा काबू में आ चुकी है, तो फिर आप खोल भी लीजिए। लेकिन ये मोस्ट प्रॉब्ली हुकूमत प्रेशर में आएगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का प्रेशर बढ़ा है। वो जो प्राइवेट स्कूल ओनर्स हैं वो गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए हैं, और गवर्नमेंट को अपनी रिस्क कायम करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते। सही, आपने प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के हवाले से बात की, तो यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि सवात और 4 सद्दा में निजी तालीमी इदारे खोले गए। गुज़िश्ता 2 रोज़ पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद उन्हें नोटिस जारी किए गए और स्कूल्स बंद करवाए गए। कुछ स्ट्रेटजीज हैं पंजाब की, जिसमें कि अमीर ने डिस्कस किया कि वहाँ पर 5वीं से 10वीं जमातों के तलबा और तालिबात को स्कूल्स खोलने के हवाले से फैसला लिया जा रहा है, लेकिन 1 से 1 दिन का गैप रखने के बाद। और जो कराची है, सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस तरह का फैसला लिया जा सकता है कि 9वीं और 10वीं से ऊपर की जमातों की तलबा और तालिबात को बुलाया जाएगा। मतलब कि 9वीं 10वीं के बच्चे आएंगे, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जाने वाले बच्चे आएंगे, मिडिल तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आया करेंगे। यही वजह है कि केसेस चूंकि कराची में ज्यादा हैं, इसलिए इस तरह के इकदाम उठाए जा सकते हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि खतरा टल चुका है। मुझे कंक्लूजन की तरफ जाना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। साथ ही साथ इस पॉइंट के साथ केएनबीसी ने कहा कि अभी भी तालीमी इदारों को और महकमा तालीम को चाहिए कि वो सोचें और गौर व फिक्र करें कि उन्हें फैसला किस तरह से करना है।
है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।